दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा। एक लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात प्रतिज्ञा। ओम। 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 मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। सभी दोहराएंगे साथ में। आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। विश्व में योग का प्रचार प्रसार करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम। 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 मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम। 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 मेरे पास अजय मनोबल है। ओम। 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 शांति ही, शांति ही, शांति ही। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। आज आप जो भी अभ्यास करने चाह रहे हैं, जो भी अध्ययन करने चाह रहे हैं, उसको आप मन और शरीर दोनों को एकाग्र करते हुए पढ़ना है, समझना है। ऐसा मन में संकल्प लें और आपस में हथेलियों को रब करते हुए धीरे धीरे वापस आना है। आइस पे रखते हुए सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। तो कोई मुझे जय बताएं, लास्ट गुरुदेव क्लास मैम। में हमने क्या किया हैप्पी था? मकर संक्रांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हैप्पी मकर विश संक्रांति। यू सबको दिस। मकर विश संक्रांति यू की द बधाई। सेम। ओम मैम। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कोई बताएगा मुझे? क्या हमारा टॉपिक रहा लास्ट क्लास में? कोई भी? एनीवन? टीचर्स में क्या क्वालिटी होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सब पढ़ा था। हम्म। कैसे ओके। टीचिंग कराना है। ठीक है। मैम योग टीचर कैसा, हाँ योग टीचर की क्या क्वालिटी होना चाहिए, हम्म। उसकी टीचेबिलिटी कैसी होनी चाहिए ओके। हम्म। और और यम हमारा नियम के द्वारा पालन करना हम्म चाहिए। और हमने सिलेबस का डिस्कशन किया था कि क्या क्या हमारे सिलेबस कवर करते हैं। ठीक है, तो आज हम अपने फर्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। आज हम अपनी फर्स्ट यूनिट के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, आप मुझे बता देना, स्क्रीन प्रेजेंट होगी तो मैं करने चाहती हूँ। प्रेरणा जी ऐड कर दीजिए। सभी साथ में कुछ पॉइंट्स होंगे वो लिखते रहेंगे, मैं लास्ट में पूछने वाली हूँ। ठीक है, ध्यान देंगे सभी। जी मैम। जी। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? आ रही मैं। ओके, अभी भी आ रही है? जी मैम, इको है। एक सेकेंड। हाँ, अभी ठीक है? हाँ। यस मैम। ओके, थैंक यू। देखिए, जो भी पीडीएफ्स होंगे मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, अभी आप पढ़ लेंगे। मैम टिल्ट कर दीजिए। जी। वे
ठीक है प्रेरणा जी। जी परफेक्ट। देखिए, जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो है लर्निंग। ध्यान से समझना, ये आपका मेन टॉपिक है, ठीक है। लर्निंग और शिक्षण, यानी सीखना और आपका शिक्षण, ठीक है। लर्निंग, फर्स्ट है लर्निंग का जो मीनिंग है वो होता है सीखना, ठीक है। ध्यान से देखेंगे सभी। क्लियर है, सभी को दिख पा रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके ओके। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। सीखना, ठीक है। इसका सीखना या अधिगम, एक वर्ड आपके सिलेबस में है अधिगम, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सीखना या अधिगम एक अलग चीज है। ये दोनों ही एक चीज है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, या इंग्लिश में बोलेंगे लर्निंग। तो सीखना एक अधिगम एक बहुत ही व्यापक एवं महत्वपूर्ण शब्द है। मानव के प्रत्येक क्षेत्र में सीखना जन्म से लेकर मृत्यु तक पर्यंत पाया जाता है। इसमें आपको ये कुछ पॉइंट्स ना आपको नोट करने की, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे बनता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका जो सीखना है वो चलता रहता है, ठीक है। ये मेन मेन हेडिंग्स आप नोट करते जाएं, मैं समझाती जाऊंगी आपको बाद में। एक मिनट रुकेंगे आप लोग। मैं एक ही फोन से कनेक्ट कर रही हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉल कर देना, ठीक है, क्योंकि दो फोन थोड़ा, ठीक है जी। सुन पा रहे हो प्रेरणा जी? आप कॉल कर देना। जी ओके, एक सेकंड देंगे बस। देख पा रहे हैं? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ओके जी, अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छे से आप ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट है सीखना, ठीक है। सीखना या अधिगम एक बहुत ही व्यापक एवं महत्वपूर्ण शब्द है। आपके सिलेबस में ही फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। सीखना क्या होता है कि जो हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी अगर एक बच्चा जो बेबी बर्थ लेता है और बुढ़ापे तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो हर समय कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। आगे हम इसको और डीपली पढ़ेंगे। दैनिक जीवन में सीखने के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, ठीक है। सीखना मनुष्य की एक जन्मजात प्रकृति है। शिक्षण तो क्या होता है? शिक्षण तो एक प्रक्रिया है कि जो आगे आप उसमें भी डिफरेंस देखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन सीखना क्या होता है, इंसान कहीं से भी सीख सकता है। वो अपने घर से सीख सकता है, किसी जानवर से सीख सकता है, आस पड़ोस में किसी से भी सीख सकता है, अपने से छोटे और बड़े, ठीक है। तो ये कंटिन्यू चलने वाली एक प्रक्रिया है। सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। ये पॉइंट्स है, ये आपके पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। इनको जरूर आपको ध्यान देना है। प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में नए अनुभवों को एकत्र करता रहता है। हम अपने डेली लाइफ में, हम जैसे ऑफिस जा रहे हैं या कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो पूरे दिन में हम कुछ ना कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस अपने अंदर लेकर आते हैं। तो उनसे जो भी हमारे रिजल्ट निकल कर आते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? सीखना। यानी वहां से हम लर्निंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो वो हमारा अधिगम होगा। ये नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते हैं। नवीन मतलब नए, ये जो नए नए एक्सपीरियंसेस हम ले रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं और उसमें संशोधन यानी करेक्शन उसमें लेकर आते हैं। कोई चीज हमें पहले ठीक से नहीं आ रही होती, हमने खुद से सीखा, ठीक है, फिर हमने किसी और दूसरे पर्सन से सीखा, उसको लर्निंग हमने देखी। यूट्यूब में क्या होता है कि हमें कोई चीज नहीं आती है, पहले हम एक वीडियो देखते हैं, फिर दूसरी वीडियो देखते हैं, फिर थर्ड देखते हैं।
तो जैसे जैसे नए एक्सपीरियंसेस होते जाते हैं तो हमारी जो मिस्टेक्स हैं उसमें करेक्शन होगा, हमारी पर्सनालिटी पहले से ज्यादा डेवलप होगी, विकास होगा उसका। तो ये क्या है, अधिगम के अंतर्गत आता है। इसलिए यह अनुभव तथा इनका उपयोग ही सीखना या अधिगम करना कहलाता है। ठीक है, जो अनुभव हमें हुए हैं उनका हमने उपयोग किया तो वो क्या कहलाएगा, अधिगम करना। इस इकाई में अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ पे कि यस मैम। अधिगम से जी हम मैम। समझते क्या है। ठीक है, वो कंटिन्यू प्रोसेस होता है एक लाइफ टाइम। अधिगम कभी रुकता नहीं है। ठीक है, आप कंटिन्यू हर दिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो आप स्कूल से सीख कर आ रहे हैं वही लर्निंग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं, वो भी अधिगम के अंतर्गत आएगा। और जो नवीन अनुभव होते हैं, नए अनुभव हम कर रहे होते हैं, वो सभी अधिगम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। उद्देश्य क्या है अधिगम करने के। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि क्या होता है कि जब हमारा कोई एम होता है तो उसके बीच में छोटे छोटे हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते रहते हैं, तो वो उद्देश्य क्या है। फर्स्ट उद्देश्य हो सकता है जैसे अधिगम का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे। अगर कोई हमसे पूछ ले कि अधिगम होता, अभी क्या था आपको नहीं पता था, आपके सिलेबस में सेकेंड सेमेस्टर में नहीं आया, ठीक है, तो आपको पता नहीं था। बट अभी अगर आपसे कोई भी पूछेगा, राहुल सर ने पूछा कि आपने टीचिंग पढ़ी है तो अधिगम के बारे में बताइए, तो आप एकदम से एक्सप्लेन कर देंगे जो भी आपने यहाँ से लर्निंग की है। ठीक है, वही जो अभी आपने अनुभव लिया है यहाँ से, मेरी बात को सुना, उसका जो रिजल्ट आप निकालेंगे, जितना आपको समझ में आया, 2 लाइन में, 3 लाइन में, आप वो सर को बता देंगे। ठीक है, किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हेलो। प्रेरणा जी, हाँ जी। आवाज नहीं आ रही है मैम। प्रेरणा जी, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही आ है, रही है आ रही आवाज है। तो। क्लियर है, आवाज क्लियर है। हाँ, ओके। एक बार आप ना एग्जिट होकर एंट्री कर लीजिए जिनको आवाज नहीं आ रही है। आप फर्स्ट, आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ कि आप किसी को भी अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे। सेकंड होता है अधिगम की परिभाषा दे पाएंगे। ठीक है, अर्थ बताना होता है कि उसको आपने अपने तरीके से ब्रीफ कर दिया, उसको बता दिया 2 लाइन में, 3 लाइन में। अर्थ परिभाषा देना होता है उसकी एग्जैक्ट, उसके बारे में। किसी का माइक अनम्यूट है शायद, अभी भी म्यूट करके रखेंगे माइक को। प्रेरणा जी अगर लगता है तो आप म्यूट कर देना, कोई अगर भूल गया है तो। अधिगम की विशेषताओं की व्याख्या कर पाएंगे। ठीक है, किसी भी चीज का जब हम बारे में बात करते हैं तो उसकी विशेषताएं क्या है, वो क्यों विशेष है, ठीक है, उसके बारे में भी आप उनकी विशेषताओं को बता पाएंगे, ये इसका उद्देश्य है। अधिगम के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं उनके बारे में भी आप उसके बता पाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे इन चीजों के बारे में ही। तो ये इसके उद्देश्य हैं। आप क्वेश्चन आता है कि अधिगम के उद्देश्य लिखिए, तो आप ये सब पॉइंट्स उसमें डाल देंगे और इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। बातें वही होती हैं, बस उनको जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी तरह से उसको बताना होता है। अब पूछा गया है आपसे विशेषताएं, आप उसमें लिख दें एम, तो वो गलत हो जाएगा। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसमें क्या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग चीजों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा। ये आपका सिलेबस का ही पार्ट है। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान से सुनिए आपको। अधिगम या सीखना एक बहुत ही सामान्य और आम प्रचलित प्रक्रिया है। आप सभी को पता है कि आप डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो ये एक सामान्य है और डेली लाइफ का ये रूटीन में एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ये जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है और फिर जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। ये लाइन सेम ऊपर भी रिपीट हुई थी। सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। ठीक है, सीखने का मतलब क्या हुआ, आपने कुछ सीखा लेकिन आपकी पर्सनालिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो उस सीखने को आप मतलब उसके ऊपर आपका कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दिया। तो सामान्य अर्थ में हम क्या समझते हैं कि अगर आपने कुछ सीखा है और आपके व्यवहार में परिवर्तन, लर्निंग रेफर्स टू चेंज इन अ बिहेवियर। ठीक है, अगर बिहेवियर में चेंज आया है तो उसको क्या कहेंगे, सीखना कहेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, व्यवहार में परिवर्तन का आना वो लर्निंग है, वो सीखना है। परंतु सभी प्रकार के व्यवहार में हुए परिवर्तनों को सीखना या अधिगम नहीं कहा जाता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपने सीखा, आपने कहीं से कोई विद्या ली और उसका आप यूज क्या कर रहे हैं, चोरी करने में, तो उसको परिवर्तन नहीं कहेंगे ना, वो तो एक नेगेटिव परिवर्तन, नकारात्मक एक परिवर्तन हुआ है। तो वो सीखने का हर तरह का जो परिवर्तन आता है व्यवहार में, उसको भी सीखना नहीं कहेंगे। एक पॉजिटिव जब आउटकम निकल के आता है, एक सकारात्मक, जो सभी का, सभी के लिए क्या हो, अच्छा हो, उसको हम कहेंगे सीखना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये छोटी छोटी जो बातें हैं, इनको बहुत ध्यान रखना, नहीं कहा जा सकता। ठीक है, हर एक चीज सीखना नहीं होगी।
अभी नेक्स्ट है वुडवर्थ। ये कुछ आप जो भी साइंटिस्ट हुए हैं, ये बहुत जरूरी होता है, आप एमए के स्टूडेंट है, कि जब आप कोई भी परिभाषा दें तो कुछ जो साइंटिस्ट हैं, कुछ रिसर्चर हैं, आप उनके नाम को मेंशन करके, ठीक है, उनकी परिभाषा लिखिए। जैसे वुडवर्थ के अकॉर्डिंग क्या है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। नया ज्ञान लेना, नई प्रतिक्रियाओं को देना, ठीक है, हमने कुछ नया ज्ञान लिया, उसके बाद जो हमने रिस्पॉन्स किया, वो सीखने की प्रक्रिया है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, सेम है, हिंदी में जो लिखा था इंग्लिश में, न्यू रिस्पॉन्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये वुडवर्थ के अकॉर्डिंग है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार, ये भी साइंटिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग। एक ही हो गई वुडवर्थ वाली, ठीक है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है आपकी। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा, आपने जो भी अनुभव लिए या प्रशिक्षण, आपको कहीं से सीखने का मौका मिला किसी शिक्षक के द्वारा, व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। ये गेट्स और अन्य जो साइंटिस्ट है उनके अकॉर्डिंग है ये। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। जो आपने कहीं से सीखा है, शिक्षण से या एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद जो आपके बिहेवियर मॉडिफाई होता है, वो लर्निंग है। थर्ड हो गया क्रो एवं क्रो के अनुसार। ये दो तीन आपको जो साइंटिस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए और उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है, मैं लास्ट में पूछ लूंगी कि गेट्स के अकॉर्डिंग क्या थी, क्रो एवं क्रो के अकॉर्डिंग क्या थी, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान से। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। वुडवर्थ ने बोला है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं जो भी होती है, जो सीखने की प्रक्रिया है, उन्होंने उसको सीखना बोला है, ठीक है। गेट्स के अकॉर्डिंग है अनुभव और प्रशिक्षण से जो भी बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है। और लर्निंग यहाँ पे है क्रो एवं क्रो के अनुसार सीखना या अधिगम, यानी जो लर्निंग होती है उसमें क्या होता है, आदत, हैबिट्स, ज्ञान, नॉलेज, अभिवृत्ति का अर्जन होना। ये सेम नीचे इंग्लिश में भी मिलेगा आपको। लर्निंग इज शोन बाय अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पे आ गया ये हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड, ये ऊपर वाला है। नेक्स्ट है क्रॉनवेक के अनुसार सीखना, किसी का माइक अनम्यूट है क्या, सीखना या अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। सेम डेफिनेशन है, बस उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करके बताया गया। क्रॉनवर्क ने बोला है कि सीखना या अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप, जो अनुभव किया उसका जो परिणाम होता है, व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। उसको बताने की जरूरत नहीं है, उसका जो परिणाम होगा जो व्यवहार में व्यक्त होने लगेगा, ठीक है। लर्निंग इज शोन बाय अ चेंज इन अ बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। अभी कोई भी मुझे बताएं कि क्या अभी आपको समझ में आया सीखना से। यस मैम। ये जी, निवेदिता जी बताएंगी क्या जी, समझा सीखना निवेदिता जी जीवन आपने। पर्यंत चलते रहता है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक होते ही रहता है। दैनिक जी, क्रियाकलाप में जब जब कभी भी हम अपने व्यवसाय से संबंधित क्रियाकलाप में लगे हैं, प्रेरणा जी आप तो किसी उसमें को ये एंट्री है किसी की, आप ऐड कर दीजिए। जो है कुछ भी जो भी देख है। रहे हैं, अनुभव में अपने शामिल करते जा रहे हैं, वही है अधिगम या जी सीखना। जी। और इसमें बहुत हम्म सारे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। मुख्य यही है इसका कि यदि अब हम्म। व्यक्ति ने अपने व्यवहार में परिवर्तन दिखाया है, तभी सीखना सही माना जाएगा। हाँ, मतलब व्यवहार में परिवर्तन क्या होगा, व्यक्त होने लगेगा। और हर एक मतलब जो भी परिवर्तन, हर तरीके का परिवर्तन होगा वो ही सीखना नहीं है। अगर नेगेटिव नकारात्मक परिवर्तन है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सबके अलग अलग मत हैं, ये हमारा मत नहीं है। जो भी साइंटिस्ट हुए, जो भी रिसर्चर हुए हैं, उन्होंने जो कहा है हम उनके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी किसी भी तरीके का परिवर्तन होता है, हर किसी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एक सकारात्मक जो परिवर्तन हो उसको ही सीखना कहेंगे, ठीक है। अभी मैं किसी और का नाम लेती हूँ। मुझे बस ये देखना है, आपसे मैं टेस्ट नहीं ले रही हूँ, बस मुझे ये देखना है कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। तो कोई भी घबराना नहीं है किसी को भी। ममता जी, ममता जी आपको जो भी समझ में आया होगा वो प्लीज बताएं। यस मैम। जी प्लीज। नहीं, सीखना दैट इज द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग। और इसको हम अधिगम क्लिष्ट भाषा में कहते हैं। डिफरेंट साइंटिस्टों ने इसको जी डिफरेंट अकॉर्डिंगली वो किया है। जैसे कि गेट्स ने कहा कि अनुभव के द्वारा हम जो ज्ञान
लेते हैं और सीखते हैं, जी वो व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, और उसी को हम अधिगम या सीखना कहते हैं। जैसे क्रो एंड एंड्स बिल्कुल। ने कहा कि सीखने के हम्म अंतर्गत हमारी आदतें यानी कि हैबिट्स और हम्म जो हमारे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज होता है। हाँ, और हैबिट्स, ज्ञान, आपकी आदतें, ज्ञान और हाँ अभिवृत्ति, एटीट्यूड जो हाँ आपका होता है। अधिक क्योंकि देखो अभी क्या होगा कि आपकी जो हैबिट्स होंगी, जो आपके ज्ञान होगा, जो आप बात करेंगे, और जो आपका एटीट्यूड होगा, वो सारा आप सामने वाला जज करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा कि आपने कितना सीखा है ना। अब आपने बताया मुझे, तो आपके ज्ञान से मुझे पता चल जाएगा कि आप कितना सुन पाए हैं, कितना समझ पाए हैं। तो वो लर्निंग है, वो व्यक्त होगा आपके व्यवहार में, आपके ज्ञान में, आपकी बातों में। क्लियर? बहुत सिंपल वर्ड्स में समझना है, बहुत टिपिकल नहीं करना है। अब क्लियर सभी मैम को? ये हाँ पॉजिटिव और जी। नेगेटिव वाला थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि अगर हम तो जनरली यही ऐसे ही वो लेके चलते हैं कि वॉट एवर वी हम्म हैव परसीव्ड इन आवर सेल्फ, वेदर इट इज अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव, इसको हम हम्म अनुभव कहते हैं, और अनुभव के हम्म अकॉर्डिंगली कुछ गलत काम करता है, कोई अच्छा काम करता है। तो क्या हम इसको हम्म क्लिष्ट भाषा में, जैसे इसमें अधिगम को हम बस पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि पॉजिटिव चीजों को सीखते हैं, बस उसी को कहेंगे, जैसे अभी देखिए, आपने इसमें बोला। बोला है कि कोई, एक मिनट आप माइक म्यूट कर लीजिए। इसमें बताया गया था कि जो चेंजेस आए हैं, हर तरीके का जो व्यवहार में परिवर्तन होगा, उसको हम अधिगम नहीं कहेंगे। अनुभव होता है एक अलग चीज, ठीक है। अनुभव हमने किया, एक्सपीरियंस हमने किया, उसके बाद हमने चीजों को ऑब्जर्व किया, उसके बाद हमारा चिंतन मनन हुआ, और फिर हमें जो भी उससे समझ में आया वो रिफ्लेक्ट होगा। अभी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप क्लिष्ट और अक्लिष्ट की अगर बात करते हैं, अगर क्लिष्ट जो वृत्तियां हैं उनको क्लिष्ट अक्लिष्ट दोनों कहा गया है, उसी से आप समझेंगे। अगर निद्रा है, वृत्ति है, अगर आपको वो मोक्ष की ओर, ठीक है, यानी आप जिस साधना की ओर बढ़ते हैं, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? क्लिष्ट हो जाएगी, अक्लिष्ट हो जाएगी। अगर आपको वो नीचे की तरफ लेकर जा रही है और संसारिक चीजों की तरफ लेकर जा रही है, तो वो क्लिष्ट हो जाएगी। तो वैसे ही व्यवहार में परिवर्तन, अगर वो आपको आगे की ओर बढ़ाता है, तो वो आपके लिए क्या होगा? कि आपकी सही लर्निंग है। कहने का मतलब ये है कि व्यवहार में परिवर्तन आपके रिफ्लेक्ट हो रहा है और वो आपको अच्छी चीजों की तरफ लेकर जा रहा है, तो वो आपकी सही लर्निंग है। अदरवाइज आपको अभी और सीखने की नीड है, ठीक है। हर तरीके के परिवर्तन को इसमें नहीं इंक्लूड किया जाएगा। तो मैडम ये भी अधिगम के अंतर्गत ही आएगा ना? ये जो व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो ये भी अधिगम है। हाँ, लर्निंग, बिल्कुल लर्निंग ही। हम कुछ भी चीज सीख रहे हैं, हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है, वो अधिगम लर्निंग तो हो ही रही है। लेकिन अगर हम उसको, जैसे अभी हम उसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हम कोई भी जो क्लिष्ट चीजें होंगी उनको इंक्लूड नहीं करें, क्योंकि परिवर्तन तो उन बच्चों के अंदर भी आता है जो कि किसी नेगेटिव चीजों की तरफ जा रहे हैं। परिवर्तन उनकी तरफ उसमें भी आता है जो कि पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो नेगेटिव की तरफ है, अगर उनको, अगर हम बोलते हैं कि उन्होंने सीख लिया, तो फिर तो हमें उनको लगेगा कि उनको सीखने की जरूरत ही नहीं है। अभी जो पॉजिटिव चीजों की तरफ गए, उन्होंने सीख लिया और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक नेगेटिव बच्चा, जिसको कि वो चोरी की तरफ बढ़ रहा है या किसी भी क्राइम की तरफ बढ़ गया, तो उसकी लर्निंग ठीक नहीं है, ठीक है। आएगा वो अधिगम के अंदर ही, लेकिन उसका पूरी तरह जो व्यवहार में परिवर्तन है, उसको सीखने के अकॉर्डिंग नहीं रखा गया है। सीख तो रहा ही है वो चीजों की तरह, लेकिन उसका जो जो व्यक्त होना चाहिए, वो चीजें जो दिखनी चाहिए, वो उसके अंदर अभी नहीं दिख रही हैं। हाँ के मैम व्यवहार इसको में परिवर्तन। हाँ मैम इसको हम इस तरह से कह सकते हैं ना कि जो आप कह रहे हैं, आप हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ जो शिक्षित है, इसका मतलब उसका पॉजिटिव हम्म एटीट्यूड है, तभी वो शिक्षित है और इसी ने सीखा है ना मैम। हम्म शिक्षित, देखिए ऐसा नहीं है, इसमें ये भी हो सकता है कि एजुकेशन दोनों के पास है, कि दोनों ने बीटेक किया है, एमटेक किया है, ठीक है। लेकिन उसके जो व्यवहार में परिवर्तन आया है, वो एक क्लिष्ट और अक्लिष्ट की बात हो जाती है। अगर वो सामाजिक कार्यों की तरफ लेकर जा रहा है, सामाजिक कार्य को बढ़ावा दे रहा है, तो वो क्या होगा? उसका व्यवहार में परिवर्तन वो ठीक है। लेकिन वही परिवर्तन दूसरों को नुकसान देने के लिए आया है, तो वो परिवर्तन क्या होगा? वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, है ना। उसको और सीखने की जरूरत है। उसकी लर्निंग में कहीं ना कहीं कमी रही है, उनके अनुभव कहीं ना कहीं कम रहे हैं, कि जिसकी वजह से उनका जो व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए था, वो प्रॉपर नहीं है। हाँ क्लियर? मैम इसमें फिर उसको रॉन्ग नॉलेज भी तो कह सकते हैं ना? नहीं, मतलब रॉन्ग नॉलेज नॉलेज, गलत। एक्चुअली क्या होता है, नॉलेज रॉन्ग नहीं होती। कई बार क्या होता है, हम चीजों को सही से समझ नहीं पाते, है ना। नॉलेज क्या है कि सेम चीज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा
वही बात होती है कि हमारी साइकोलॉजी क्या है, हम उसको किस तरीके से ले रहे हैं, हम उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। ओके ओके मैम। क्लियर? हम्म। हाँ, यानी आगे इसमें बढ़। ये बोलेंगे ना कि चाहे जी। पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही हम्म। पक्षों को हम अधिगम ही बोलेंगे। हाँ, लेकिन यानी जो व्यवहार, बिल्कुल, अधिगम तो लर्निंग तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, लर्निंग के लिए कोई हाँ साफ साफ क्लियर बोला गया है कि जीवन जो जन्म लेते हैं और मृत्यु तक लर्निंग चलती ही रहती है। लेकिन अगर हम प्रॉपर लर्निंग को देखते हैं, ठीक है, साइंटिफिक वे में देखते हैं, तो लर्निंग अगर साइंटिस्ट रिसर्चर के अकॉर्डिंग देखें, तो व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा, है ना, उसका जो रिजल्ट आएगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग कैसी हुई है। हाँ, वो तो बाद में डिसाइड होगा कि आपने अच्छा लर्निंग किया हाँ, कि बिल्कुल, नेगेटिव लर्निंग किया है। नेगेटिव किया, लेकिन बट लर्निंग तो हाँ, चलता लेकिन ही रहता है। लर्निंग, हाँ लर्निंग तो चलता ही रहेगा जीवन भर, मृत्यु तक। जी, बिल्कुल। हाँ, अभी और अधिगम बोलिए, प्लीज बोलिए। अधिगम और सीखना का मतलब हम उसका रिजल्ट तो ये भी मान सकते हैं ना कि हमें पॉजिटिव चीज सीखनी है, तो उसके बेस पे हम मान लो निगेटिव चीज अगर सीखा है, तो वो पॉजिटिव चीज हमने नहीं सीख पाया, तो हमारा सीखना अभी बाकी है, तो उस वजह से हम उसको लर्निंग या फिर अधिगमन नहीं बोल के जब तक हम्म। कि वो पॉजिटिव चीज नहीं सीख पाता है तब तक के उसको हम नहीं बोलेंगे कि निगेटिव चीज सीख रहा है मान लो तो। हाँ, मतलब कि जैसे कि अभी आपने बोला, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं। अभी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी कि आपका जो ज्ञान होगा, आपका जो व्यवहार होगा, ठीक है, अभिव्यक्ति होगी, एटीट्यूड होगा, तो उसमें सभी में आपकी लर्निंग झलकने लगती है। ठीक है, आपका जैसा व्यवहार होगा, तो वही चीज है कि अगर आपके अभी ज्ञान में कमी है, आपका एटीट्यूड, अभी जो आपकी अभिव्यक्ति है, जो आप लोग आपको देख पाते हैं, वहां पे अगर कमी है, तो इसका मतलब अभी और सीखने की नीड है। एक्सपीरियंस, जो अनुभव, अनुभव से लर्निंग होती है, ठीक है, अभी आपको और एक्सपीरियंसेस करने बाकी हैं। ठीक है, तो वो लर्निंग है। मैम आगे अपने बढ़ते हैं। बच्चे सीख सकते हैं क्या इसको, एकदम जो किताबी है वो ना करके कि मतलब जी, एक्चुअल अब में वापस प्लीज वापस से रिपीट करेंगे। मैम मैं कह रही थी कि अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं क्या इसको? हाँ हाँ, बिल्कुल, आप अपने शब्दों में ही लिखना एक्चुअल में चाहिए। मैम देखिए, ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि हम्म। लर्निंग का एक्चुअल मीनिंग यही होता है कि हम जो भी चीजें हैं उसको देखकर या पढ़कर या किसी के साथ रहकर एक्सपीरियंस लेके अगर कोई चीज को सीखते हैं, देन अपने जीवन में हम्म। उसको अप्लाई करते हैं, और वो हम्म। सही है या गलत है वो हमको धीरे धीरे पता चलता है, तो एक्चुअल में हम्म। उसी को सीखना बोलते हैं। ये ऐसे भी शब्दों में लिख सकते हैं क्या मैम? हाँ, आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप जो अनुभव, अनुभव से ही लर्निंग होती है। ठीक है, आपने अभी यहाँ पे आपने ये बुक की जो आपने टॉपिक पढ़ा, अब आपने ये अनुभव किया है, अब धीरे धीरे आप उसका चिंतन मनन करेंगे। हाँ उसके बाद हाँ, जो फिर रिजल्ट जो उसका वही आपके एग्जाम प्रैक्टिस में करेंगे, निकल के अभ्यास आएगा, करेंगे। देखिए, यस अभी जो मैम। एग्जाम में आप लिखेंगे, आप सभी अभी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, उन्होंने एग्जाम सभी देंगे, ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा, और वो तब मुझे चेक करने पे पता चलेगा किस स्टूडेंट को कितना समझ में हाँ आया मैम, था। कि मतलब जो भी ठीक है। मैं पुस्तक से हम्म। देखी या जो भी मैं पढ़ी जो भी करी, हम्म। उसको मैं आप हम्म। चिंतन करूंगी, देन उसकी मैं प्रैक्टिस करूंगी ताकि मैं उसको भूल हाँ। ना पाऊं, देन उसको मैं अप्लाई करूंगी। उसके बाद जो हाँ। रिजल्ट होके आएगा वो उसका अधिगम कहलाएगा कि वो कितना अच्छे से आपने लर्न किया है और वो कितना अच्छे से आपके लाइफ में अप्लाई हुआ है, हाँ, उसी को बिल्कुल। कहेंगे और मैम। देखिए, उसमें क्या है कि अब आपने सभी ने सेम सुना है, ठीक है, मैंने सभी को सेम बताया है। अब क्या हुआ कि कुछ लोग लिख पाएंगे और कुछ नहीं लिख पाएंगे, तो उसमें ऐसा नहीं है कि उनको अभी मतलब नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ, उनको अभी और समझने की नीड है। शायद मैं ना उनको समझा पाई हूँ थोड़ा ठीक से, या उन्होंने कोशिश ना की हो। ठीक है, तो दोनों कंडीशन अप्लाई होगी उसमें। क्लियर है? मैम हम्म। ओके, आगे बढ़े। अपने वर्ड्स में लिखना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मैं, जितना आप अपने भावना मैडम, तरीके। इसका पीडीएफ प्लीज एक बार भेज दीजिए ना, मेरे को दिख नहीं रहा है। ओके ओके, पीडीएफ में जरूर भेजूंगी आप लोगों को, आप चिंता ना करें। ठीक है, क्लास के बाद मैं सबको भेज दूंगी। ये बीएड का जो बुक है उसका पीडीएफ है, तो इसमें बहुत अच्छे से लर्निंग और शिक्षण को एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको जरूर मिलेगी। जी आगे हम मैम, बढ़ते हैं। बीएड का ही कोर्स है मैम। हाँ हाँ, जी। बीएड का ही है, बट मेरा हाँ बीएड बीएड का तो ही मैंने पूरा है मैम ये। काफी हाँ समय हाँ, पहले बिल्कुल किया था, वहीं वो से है। बहुत हैवी। अच्छा अच्छा,
मतलब ठीक है, काफी साल हो गया उसको करे हुए, तो पता नहीं कहाँ। कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी। आप इतना क्लास में भी पढ़ लेंगे, एग्जाम टाइम में आपको ना भी पढ़ने का टाइम मिले तब भी आपका ये आराम से हो जाएगा। क्लास में अटेंटिव होना, अगर आप सच में एक स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो और आगे आपको पढ़ाना भी है, तो अगर आप क्लास में सुनते हैं ना टीचर्स को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप अलग अलग टीचर्स को जब सुनते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस बनना स्टार्ट होता है, आप अपने तरीके से फिर सोचेंगे और सबकी चीजों को एड ऑन होके एक अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा सामने। तो लिखे ना लिखे, बाद में पढ़ने का मौका मिलता है वो बात अलग है, नहीं मिलता है वो भी, लेकिन आप सुनिए जरूर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ लिया था। मॉर्गन और ग्रीलैंड के अनुसार अधिगम या सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन है जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है। ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे कि ये जो प्राणी होता है, जो व्यक्ति होता है, उसके व्यवहार में कुछ परिमार्जन है जो कि कुछ समय तक, ठीक है, आपने लर्निंग अगर की है अभी, तो कम से कम कुछ टाइम तक तो आपके अंदर वो धारण, आप उसको जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमने किसी का लेक्चर सुना और वहां पे हमें वो जोश आया कि सुबह हमें 4 बजे उठना चाहिए। आपने वो वहां से सीखा और आपने अपने अंदर धारण किया, 2-3 दिन के लिए ही किया हो, चाहे आप उठने लगे, चाहे उसके बाद आप भूल गए हैं, लेकिन आपने उसको कुछ समय के लिए अपने अंदर धारण किया है। आगे नेक्स्ट। Learning is some modification in the behavior of the organism as a result of experience which is retained for at least certain period of time। ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप जो डेफिनेशंस हैं ये आप पढ़ लेंगे थोड़ी, बाकी सब वही चीजें अभी लिखी हैं इसमें, थोड़ा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अधिगम के सिद्धांत या परिचय, ठीक है, ये आपका है टॉपिक थोड़ा, इसको थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, ये ज्यादा नहीं है आपके उसमें, अधिगम से रिलेटेड ज्यादा नहीं है, शिक्षण का ज्यादा है थोड़ा, लेकिन आप कोशिश करें कि थोड़ा सा जान लेंगे थोड़ा। सीखने के आधुनिक सिद्धांतों के निम्नलिखित दो मुख्य श्रेणियां विभक्त की गई हैं, ठीक है, 2 टाइप्स बताए हैं, व्यवहारवादी और ज्ञानात्मक। आप इनका नाम थोड़ा ध्यान रखेंगे, इनकेस आप जो आपका असाइनमेंट होता है या प्रैक्टिकल होता है उसमें पूछा जाए कि अधिगम के सिद्धांत के कोई 2 नाम बताइए, तो आपको ये पता होने चाहिए, आप इनको अंडरलाइन करेंगे। बिहेवियर से और कॉग्निटिव, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा आगे देख लेते हैं, यहीं से देखना शुरू कर देते हैं। विभिन्न उद्दीपनों के प्रति सीखने वालों की विशेष अनुक्रियाएं होती हैं, जो सीखना चाहते हैं उनके अंदर एक विशेष अनुक्रियाएं होती हैं। उन उद्दीपनों तथा अनुक्रियाओं के साहचर्य से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उनकी व्याख्या करना ही पहले प्रकार के सिद्धांतों का उद्देश्य है। ठीक है, आपके अंदर जो अनुक्रियाएं हो रही हैं, जो भी आपके अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, उनकी व्याख्या करना ही क्या है, वो व्यवहारवादी है, जो आपके अंदर से जो चीजें हो रही हैं। और कॉग्निटिव होता है ज्ञान से संबंधित, जो आप अपने अंदर ज्ञान को अर्जित करते हैं, वो होता है ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। थॉर्नडाइक, वॉटसन, और आपने अगर वो पढ़ेंगे आप टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें कुछ ना सिद्धांत बताए गए हैं कि ये ना साइंटिस्ट है, थॉर्नडाइक है, वॉटसन है, पेवलोव है, इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की कि जो वस्तु, किसी भी वस्तु को लेते हुए या किसी प्राणी को लेते हुए, जैसे रेड को लिया, डॉग को लिया, उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च की सीखने को लेकर। वो आगे है लेकिन आपके सिलेबस में अभी मैडम नहीं है, ये तो मैं उसमें डॉग डीप से नहीं लार जाऊंगी। टपकने वाला थॉर्नडाइक का जी वही जी है जी क्या? जी, बिल्कुल 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 वही सारी रिसर्च थी, तो उन्हीं को यहाँ पे बताया गया है कि एक होता है बिहेवियर, एक होता है कॉग्निटिव वाला। ठीक है, आपको बस ये 2 नेम याद रखने, आपके इसमें ज्यादा नहीं है। जब आप पढ़ेंगे ना अभी नेट जेआरएफ के लिए, हो सकता है आपकी क्लास जल्दी शुरू हो और मैं पतंजलि आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँ नेट पर्पज से, तब आप जब वहां पे पढ़ेंगे तो वहां पे ये सिलेबस में है, जब आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे। तो अभी आप ना ये अपने एग्जाम, एमए का एग्जाम और वो एग्जाम को सेपरेट लेकर चलना, यहाँ पे आप थोड़ा चीजों को अलग रखना, वहां पे अलग हो जाएगा। तो आप यही लेकर चलो अभी, आप 2 याद रखने हैं आपको, व्यवहारवादी और ज्ञानात्मक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अभी, इसमें इतना ही है आपका। अब यहाँ से देखिए, मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ थोड़ा कि आपका मन थोड़ा शांत हो जाए।
देखिए यहाँ पे सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। इन्होंने देखो यहाँ पे कैट को लिया हुआ है, और कैट के साथ उन्होंने बाहर खाने के लिए रखा था, और अंदर एक पाउच जैसा ही रखा हुआ है। जब कैट को भूख लगती थी तो बार बार वो उसको प्रेस करती है, तो वो धीरे 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 जब कई बार करती है तो उसको सीख जाती है। ये लर्निंग बोलते हैं। ठीक है। मैम आवाज बहुत धीमे आ रही है। सभी आ को रही है धीमे आ रही आवाज, है? सही आ रहा है, सही आ नहीं रहा मैम, है। आवाज आ ठीक रही है। है। नहीं आ रहा है। ओके ओके। सही आ रही है आवाज। आप एक बार एग्जिट करके एंट्री कर लीजिए जिनको इशू हो रहा है। क्लियर हुआ नहीं, आप सभी को? कभी फोन भी आ जाता ना तो आवाज धीरे हो जाता है, फोन को अवॉइड हाँ करना। हाँ मैडम बिल्कुल। नहीं ये नहीं, फोन नहीं मैम, वो ईयर प्लग नहीं लगा रही हूँ तो आवाज ही नहीं आ रही है, तो उसको लगाने से थोड़ा सा दर्द होता है ना, तो इसलिए मैम बार बार। ये हम्म। चलिए ठीक है, ठंडाई वाला मैं फिर से देखती हूँ। बता दीजिए ना एक बार। हाँ जी हाँ जी, देखिए इसमें क्या है कि जो ठंडाई है मैं आपको दिखा रही हूँ। अभ्यास का नियम इन्होंने दिया है, ये आपके सामने दिख पा रहा है। अभ्यास का नियम, तत्परता का जी और प्रभाव जी का। जी। थॉर्नडाइक के हम्म। सीखने के सिद्धांत में 3 महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन किया गया है। तो मैं आपको आगे बता देती हूँ। एक है ये अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यह नियम इस तथ्य पर आधारित है कि अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आती है। ठीक है, बार बार हम एक ही चीज को करते हैं तो उससे क्या होता है, आप परफेक्ट होते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और हिल, गॉड तथा बोर का है कि इस नियम को परिभाषित करते हुए अभ्यास नियम यह बताता है कि अभ्यास करने से संबंध मजबूत होता है, तथा अभ्यास रोक देने से संबंध कमजोर पड़ जाता है या विस्मरण हो जाता है। ऐसा होता है ना, देखिए आपने आज पूर्ण धनुरासन लगाया, अब आप डेली डेली उसको लगा रहे हो, तो आपको ना ट्रिक समझ में आ जाएगी कि हाथ कैसे घुमाने चाहिए, कमर की बैंडिंग कितनी होगी, कहाँ पे इनहेल करना है, कहाँ पे एक्सेल करना है। तो वहां पे क्या हो गया, आप परफेक्ट हो गए हो। पर जब क्या हुआ, आपने प्रैक्टिस छोड़ दी, तो आपका आसन का और आपका जो कोऑर्डिनेशन है, वो जो संबंध है, वो कमजोर हो गया। अब क्या होगा कि आप विस्मरण करने लगेंगे, मतलब चीजें अब आप भूलने लगेंगे कुछ टाइम बाद। और जब आप कई साल बाद वापस से प्रैक्टिस कर रहे हो या कई महीनों बाद, तो वो परफेक्शन आपकी जो प्रैक्टिस में नहीं दिखेगा, जो कि उस टाइम पे दिख रहा था जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे थे। समझ में आया आपको? अभ्यास का नियम। तो ये जी एक जी। उन्होंने एक लॉ ये दिया था अभ्यास का। एक और है, मैं आगे बता देती हूँ शॉर्ट में। सेकंड है आपका तत्परता का नियम। इस नियम को थॉर्नडाइक ने एक गौण नियम माना है। कहा गया है कि इस नियम द्वारा हमें सिर्फ यह पता चलता है कि सीखने वाले व्यक्ति किन किन परिस्थिति में संतुष्ट होते हैं या उसमें खीज उत्पन्न होती है। हुआ क्या कि जब कैट को अंदर बंद किया गया, उसको खोला नहीं जा रहा था, तो बार बार क्या हुआ, उसमें तत्परता आई कि उसको बाहर निकलना है, तो उसने बार बार ट्राई किया। तो ये है तत्परता का नियम। ठीक है, जब हम किसी चीज से हम मतलब ऊब जाते हैं ना, हम उसको बार बार क्या करते हैं, फिर उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या था, ये तत्परता का नियम था। अभी क्या है, जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है तो वह उस कार्य करने दिया जाता है तो उसमें उसे संतोष होता है। अभी वो कैट बार बार उसको प्रेस कर रही है, प्रेस कर रही है, तो अब उसको क्या मिल रहा है, बार बार वो बाहर निकल रही है, वो सीख रही है, तो उसको संतोष मिल रहा है उससे। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है परंतु उसे वह कार्य नहीं करने दिया जाता, तो उसमें उसे खींच होती है। अभी उसको बाहर निकलना है, लेकिन उससे बार बार क्या हो जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है अंदर, तो उससे क्या होता है, वो अनॉइज हो जाती है बार बार। या कोई भी व्यक्ति भी होगा, ये सिर्फ कैट के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए अप्लाई होती हैं चीजें। अगर किसी पर्सन को कोई काम करना है और हम उसको वहां से रोक रहे हैं, किसी बच्चे को भी आप ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये सीखने का पर्पज है, बीएड में भी पर्पज पढ़ाया गया है इसको स्टूडेंट्स के लिए, और आप भी पढ़ रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, कि उनको क्या करना है, एक काम करना है, लेकिन आप बार बार उससे रोक रहे हैं, तो उनमें क्या आएगी, खीज उत्पन्न हो जाएगी। तो वो यहाँ मैम पे ये उनका खींच सेकंड का रूल ये मायने क्या बोलता है। होता है मैम? देखिए यहाँ पे क्या होगा, उनके अंदर क्या हो जाएगा, एक चिड़न होती है ना, जैसे कैट को बंद किया हुआ है, अब उसको क्या करना है, खाना उसका बाहर रखा हुआ है, वो बार बार उसको खोल रही है और बार बार आप उसको अंदर डाल रहे हो। ठीक है, तो उसके अंदर एक क्या हो जाएगा, एक अग्रेशन पैदा होगा अंदर से। तो क्या होगा, वो चिड़चिड़ाना धीरे, भी बोल सकते हैं ना हाँ मैम इसको। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। उसमें क्या होता है, देखिए पहले तो क्या हो रहा था, उसने पता नहीं था कि जो वो प्रेस कर रही है वहां से वो, मैं दिखा देती हूँ आपको, जो ये प्रेस कर रही है इसको पहले नहीं पता था कि यहाँ से गेट ओपन होता है। लेकिन जब धीरे धीरे उसके अंदर से अग्रेशन, चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होती है, बार बार उसको अंदर बंद कर दिया जाता है, तो वो एकदम वहां पे प्रेस करती है तो वो सीख जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे लिया गया है, जब आप उसको रोक रहे हैं बार बार करने से, तो उसके अंदर एक चीज उत्पन्न हुई है। ये सेकंड था इसका। एक प्रभाव का नियम है नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के ही हैं ये तीनों।
थॉर्नडाइक के सिद्धांत का ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। किसी क्रिया या अनुक्रिया का प्रभाव व्यक्ति में तो संतोषजनक होता है या खीज उत्पन्न करने वाला होता है। प्रभाव संतोषजनक होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को सीख जाता है, और खीज उत्पन्न करने वाला होने पर व्यक्ति उसी अनुक्रिया को दोहराना नहीं चाहता। ठीक है, या उसे भूल जाता है। तो इसमें बोला है कि जब कोई भी कार्य कर रहा है, कोई इंसान या कोई व्यक्ति हम बोल सकते हैं, अगर वो कार्य करने से उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है, वो बार बार बाहर निकल रही है कैट, उसको खाना मिल रहा है उसको करने से, तो क्या करेगी, उसको बार बार करेगी वो। लेकिन क्या हो रहा है, वो बाहर भी निकल रही है और उसको वहां पे कुछ मिल भी नहीं रहा, वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही उस चीज को लेकर। तो क्या होगी, उसके अंदर वो चिड़चिड़ाहट आना शुरू हो जाएगा और फिर उसको वो नहीं करना चाहेगी। तो क्या हो जाएगी, भूलने लगेगी। जैसे कि अगर हम सब्जेक्ट की बात लें, अगर आप टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको इसमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपको ये लग रहा है कि आप इसको पढ़ के आपको आगे आप यूज करेंगे, कहीं पर अपने स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, या आपके बिहेवियर में वो चेंजेस लेकर आएगा, तो वो आपको मन करेगा कि आप उसको बार बार पढ़ें। बट अगर आपको ये लगता है कि वो आप यूजलेस है आपके लिए, आपको कहीं काम नहीं आने वाला, तो आप क्या करेंगे, उसको मतलब सिर्फ एग्जाम पर्पज से देखेंगे और फिर आप भूल जाएंगे। क्लियर है सभी को? ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन। क्लियर है? यस। यस मैम। ओके ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं एक जो मुझे आपका तीनों में अंतर समझ में नहीं आई, एक ही टाइप का तीनों लगा ही नहीं तीनों। समझ आया, नहीं, एक ही जैसा अंतर। लगा। अच्छा, अंतर नहीं समझ में आया। ठीक है, देखिए, फर्स्ट है अभ्यास का नियम। ठीक है, इसमें बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड में है तत्परता, कि उसके अंदर कितनी उस चीज को लेकर उसके अंदर खींच, कि वो बार बार उसको कर रही है। ठीक है, बार बार जब एक काम उसको करना है और उसको रोक दिया जा रहा है, ठीक है, पहले क्या हुआ, उसने गलती से उस पे पैर रखा तो वो दरवाजा खुल गया, उस कैट को वापस अंदर बंद कर दिया गया, फिर वापस से उसने खोला, फिर अंदर बंद कर दिया गया। बार बार क्या कर रहे हैं, हम उसको रोक रहे हैं निकलने से, तो क्या होगा, वो खीज उत्पन्न हो गई। अब थर्ड में बोला है मैडम, जैसे बच्चों को बार बार मोबाइल से खींच लेते हैं, फिर वो पकड़ता है, फिर वो पकड़ता है, फिर हाँ, वो खींच लेते हैं ना, तो इसको वो कर से फिर वो तत्पर रहता है लेने के लिए। बिल्कुल। अगर उसको वहां पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है, उसको जो काम उसे आप रोक रहे हो उसको वो बार बार कर रहा है बच्चा, अगर वहां से उसको संतुष्टि हो रही है, उसको अच्छा लग रहा है, तो वो करेगा। लेकिन अगर उसका वहां पे इंटरेस्ट नहीं है, तो वापस क्या होगा, उसको वो भूल जाएगा उस अभ्यास को। तो यहाँ पे सीधा सा ये मतलब है कि थॉर्नडाइक ने 3 लॉ लिए हैं। और ये क्या होता है ना, ये साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमें याद करने होते हैं कि थॉर्नडाइक के 3 नियम कौन कौन से थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी जाता है, ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आता है नेट जेआरएफ में कि थॉर्नडाइक ने अपने एक्सपेरिमेंट में किसको लिया था, कैट को लिया था, रेड को लिया था, या कोई भी और एनिमल का नाम ले लीजिए। ठीक है, वहां पे हम इस तरीके से हम लोग पढ़ते ने हैं। डॉग पढ़े थे, हम लोग अपने बीएड में डॉग था। डॉग का भी है, वो अलग एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे हाँ तो ये मैम, कैटी डॉग का ही था। नजर आ रही है। साइकोलॉजी उसमें भी यही है, साइकोलॉजी में ओके, तो हो एजुकेशन सकता मैम है कि थर्ड यहाँ कौन पे सा ना ये नियम बताए? मैम थर्ड थर्ड कौन सा है है? प्रभाव का नियम, कि जो कार्य कर रहा है उसका प्रभाव क्या है, कि सेटिस्फेक्शन है या उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। प्रभाव क्या है उस कार्य को बार बार करने का। मैडम अभी ये अपने को एमए में है क्या, ये वाला अभी है हम लोग को? ये आपका नहीं, ये लर्निंग के अंतर्गत है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप सीखने का जो है लर्निंग का अधिगम का सिद्धांत बताएं, तो उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, बट आपके अधिगम के ओके। सिद्धांत है नहीं, शिक्षण के हैं। लेकिन आपको जानना चाहिए इन चीजों को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको शिक्षण के बारे में बता देती हूँ अभी। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हम करते हैं शिक्षण की तरफ। देख पा रहे हैं आप सभी? यस। यस मैम। ये शायद रोटेट ना हो, इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा। अगर मैं लैंडस्केप करूँ तो चलेगा आप लोगों को? क्योंकि अभी पीडीएफ नहीं बन पाई थी, तो मैंने इसको यहीं से मैं दिखा रही हूँ आपको। ओके है क्या?
मैम आपको जी जैसा पृथ्वी। कंफर्ट हो वैसा कीजिए, बन जाएगा इधर। अभी ठीक है या नहीं? हाँ अभी जी ठीक बेटर है। है। ओके ठीक है, ओके मैं टिक कर रही हूँ, आप ना जूम कर लेना अपनी स्क्रीन पे। देखिए अभी आपका जो टॉपिक था वो अधिगम था, अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है शिक्षण। शिक्षण का होता है वे ऑफ टीचिंग। अभी आप सुनते जाएंगे, जब मैं क्वेश्चनिंग करूंगी तो आप मुझे बताना कि आपको क्या समझ में आया। सीखने की प्रक्रिया या व्यवहार में परिवर्तन, सेम एज जो अभी हमने पढ़ा, यानी ये उसका रिजल्ट होता है। जो शिक्षण किसी टीचर ने आपको सिखाया, आपने जो भी सीखने की प्रक्रिया है उस दौरान आपकी, और जो व्यवहार में परिवर्तन आएगा वो भी क्या होता है, शिक्षण की प्रक्रिया होती है। मीनिंग, एजुकेशन को अगर हम देखें तो टू ट्रेन, ठीक है, मीनिंग आपको पता होना चाहिए। प्रशिक्षण देना या अध्यापन की क्रिया या ट्रेनिंग, ये होता है शिक्षण के अंतर्गत। प्रशिक्षण देना, अध्यापन की क्रिया या ट्रेनिंग। एडुकेट, इसमें नहीं कई जो शब्द है उनसे मिलकर बना है, एडुकेट, एडुकेयर। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेंच है ये, लीड आउट करना, बाहर नेतृत्व करना या विकास करना। ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी ये चीजें। टू एजुकेट, आगे बढ़ना। टू ब्रिंग अप, बाहर निकलना या विकसित करना। फिर है, थोड़ा सा आप और देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पे शिक्षा के बारे में क्या बोला गया है। जैसे तृतीय, जो तृतीय उपनिषद है, उसमें भी तीन वल्ली होती हैं, उसमें जो एक वल्ली है वो शिक्षा वल्ली है। तो शिक्षा वल्ली का एक भाग है, उसके अकॉर्डिंग कहा गया है, कुछ भी क्रिया करो, यज्ञ या तो सीखते रहो या अध्ययन करना, ये सब क्या होता है, ये शिक्षण के अंतर्गत आता है, ये शिक्षा के अंतर्गत आता है। कुछ भी क्रिया करना, यज्ञ करना या सीखते रहना, ये सब क्या है, शिक्षा है। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा व्यक्ति के छुपे हुए गुणों का बाहर निकालना या आंतरिक शक्तियों का विकास करना है। आपके अंदर कितना टैलेंट छुपा है, ठीक है, आपके अंदर क्या क्या, जो आप कितना समझ पाते हैं, कितनी आपकी कैचिंग पावर है, किस सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, किस सब, कौन से आसन में आपका परफेक्शन है। तो जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं या शिक्षण आपको किसी के थ्रू मिलता है, तो वहां से जो आपकी आंतरिक जो भी आपके छुपे हुए गुण होते हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। तो वो क्या होता है, वो भी शिक्षा का ही पार्ट है। शिक्षा गुणात्मक परिवर्तन है, संख्यात्मक नहीं। आपके अंदर जो शिक्षा के बाद जो परिवर्तन आता है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते कि आपके अंदर 5 kg परिवर्तन आया है कि 10 kg परिवर्तन आया। आपके अंदर जो भी परिवर्तन आया वो गुणात्मक होगा, आपके गुणों में व्यक्त होगा वो। तो ये इसका गुण है। शिक्षा निरंतर प्रक्रिया है, ओल्ड एज तक चलती रहती है, ठीक है, शिक्षा कभी भी नहीं जा सकती है, इसकी कोई पर्टिकुलर एज नहीं है कि आप 20 तक ले सकते हैं कि 30 तक, ये कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। अप्रकट गुणों को प्रकट करना शिक्षा है। आपके अंदर जो गुण है जो कि दिख नहीं पा रहे, ठीक है, आपके अंदर वो समाहित है लेकिन वो बाहर विकास नहीं हुआ उनका और वो गुण दिख नहीं रहे हैं, तो उनको भी जब प्रकट होते हैं वो, तो वो शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से आप अपने अंदर के जो विचार होते हैं, अपने अंदर के जो गुण होते हैं, उनको प्रकट कर सकते हैं और एक अंदर से अपने आप को अवेयर कर सकते हैं चीजों को लेकर। तो ये सभी पार्ट ऑफ एजुकेशन है। आगे बढ़ते हैं इसमें। शिक्षा का वह भाग जो पोटेंशियल एबिलिटी, ठीक है, बार बार एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, छिपे हुए गुण। क्या होता है, हर किसी के अंदर अभी एक डांस स्कूल ज्वाइन किया आप सभी ने, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट निकल कर आएंगे कि जिनके अंदर क्या होगा कि उन्होंने सीखा भी नहीं है लेकिन पहले से उनके अंदर डांस की क्वालिटीज हैं। वो जो 10 लोगों में से 2 लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, तो क्या हुआ, जब वो डांस क्लास गए तो वहां पर उनके जो अप्रकट गुण थे वो प्रकट होने लगे, वो दिखने लगे। तो ये भी शिक्षा के अंतर्गत आता है कि छुपे हुए गुणों को बाहर निकालना। और ये जन्मजात गुण जो विकसित हो सकते हैं, और ये क्या होता है, इनको देवीय गुण कह सकते हैं, जन्मजात, जो कि व्यक्ति के अंदर पहले से ही होते हैं, बस उनको निकालना है बाहर। तो ये शिक्षा के अंतर्गत है। क्या पढ़ लेंगे, मैं भेज दूंगी, इसके आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षक के अनुसार कुछ परिभाषाएं हैं कि शिक्षक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या है। शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का संभावित तथा प्रगतिशील विकास है। अभी हमने पहले भी पढ़ा कि जो उसकी जन्मजात 2 शक्तियां, जो बाय बर्थ उनको जो अपने अंदर जो एबिलिटीज हैं, जो कैपेबिलिटीज हैं, उनको बाहर निकालना। टीपी नन के अनुसार, ये थोड़ी जो डेफिनेशन है आपको पढ़नी है। शिक्षा व्यक्ति का एक ऐसा पूर्व विकास है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी पूरी क्षमताओं से मानव जीवन के लिए
अपनी मौलिक भूमिका प्रदान करता है। ठीक है, एक ऐसा विकास हुआ है अंदर से कि जिसके द्वारा क्या होगा कि उनकी जो पूरी क्षमताएं हैं अंदर की, जितनी भी उनकी कैपेबिलिटीज हैं, एबिलिटीज हैं, वो जीवन के लिए जो मौलिक भूमिकाएं हमारी जो देश के लिए है, व्यक्तित्व है हमारा, समाज के लिए है, वो जो प्रदान करता है वो क्या है, एजुकेशन है। महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं शिक्षा के बारे में? शिक्षा से अभिप्राय है बालक में निहित शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक श्रेष्ठ शक्तियों का विकास करना। ठीक है, सिर्फ एक चीज पर उन्होंने फोकस नहीं किया, शारीरिक भी होना चाहिए, मानसिक भी होना चाहिए और आत्मिक श्रेष्ठ, ये सारी शक्तियां भी क्या होती है शिक्षा के अंतर्गत। भगवान श्री कृष्ण जी का आप पढ़ते हैं गीता में, तो उन्होंने क्या बोला, गीता में कहा था कि ईश्वर वो क्या है कि नागों में जो सबसे श्रेष्ठ है वो मैं हूँ, मुनियों में जो श्रेष्ठ कपिल मुनि है वो मैं हूँ, सभी में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वो मैं हूँ। यानी जो सर्वोच्च गुण में जो उच्च कोटि की अवस्था है वह ईश्वर का रूप है। तो यानी किसी भी चीज में जो भी टॉप लेवल की कोई भी गुण होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो शिक्षा के अंतर्गत आता है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी की अगर हम बात करें तो उनके अकॉर्डिंग है, उच्चतम शिक्षा का वह जो हमारे शरीर के सभी अस्तित्व के साथ सामंजस्य पूर्ण संबंध बनाती है, तो वो शिक्षा है। अभी मुझे कोई बताएं कि क्या सीखा आपने शिक्षा से? शिक्षा जो है अंदर अंदर जो अभी छुपी हुई क्षमताओं को बाहर निकालना। जिससे शिक्षण हो जाता है तो कई बार वो अंदर की क्षमताएं होती, कुछ वो बाहर से सीखता है और कुछ अंदर, जब ये दोनों मिलते हैं तो फिर वो और ज्यादा फ्लरिश हो जाता है। तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जो इनर क्वालिटीज को बाहर निकालता है। हाँ जी, और कोई बताएंगे? शिक्षा में एक मैम तो सब ये निरंतर है। हाँ निरंतर है। इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं होती, या किसी से भी प्राप्त हो सकता है, या वो बुजुर्ग, बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, या फिर जानवर से भी हमें शिक्षा प्राप्त होती है। शिक्षा जी बहुत गुणात्मक बढ़िया। परिवर्तन है। शिक्षा निरंतर चलती रहती है, ये कभी खत्म नहीं होती है। शिक्षा के माध्यम से हम अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। छुपे हुए गुण भी बाहर, मतलब शिक्षा से बाहर निकालते हैं हमारे अंदर से। जी बहुत बढ़िया। और कोई? शिक्षा गुणात्मक परिवर्तन है। शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपके गुणों के कारण शिक्षा विशेष प्रकाश प्रकट हो सकते हैं। यह एक दैवी भी गुण है। ये शक्तियों व्यक्तित्व का का पूर्ण विकास ही विकास। शिक्षा कहलाता है। हम्म, और कोई? मैम मौलिक भूमिका यानी क्या मैम होता है? अच्छा मैं बोलूँ हाँ जी, हाँ जी बोलिए। जय शिक्षा प्लीज बोलिए कुछ ज्योति गुण जी। जो जन्मजात होते हैं वो, जैसे अगर हमको शिक्षा के द्वारा वो हमको फिर बाद में हम उसको दिखा सकते हैं कि हाँ हमको ये आता है करके ऐसे। हाँ मतलब कि जो आपके अंदर पहले से एबिलिटीज हैं जी जी, वो वो आप हमको जब मिलती है तो फिर हम उसको बता सकते हैं कि हाँ हमको भी ये चीज आती है, हम ये कर सकते हैं। मैम एक्चुअली क्या होता है देखिए, जब मैम आप छुपी के हुई अंदर सभी के प्रतिभा अंदर को कुछ, हाँ निकालना ही शिक्षा है। अपने अंदर छुपी बिल्कुल प्रतिभा को बिल्कुल। बाहर निकालना ही शिक्षा है। अभी क्या है कि देखिए आप सभी सुन रहे हैं ना, आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ भी आपके जो अप्रकट गुण है कि आपको विश्वास होगा खुद के ऊपर कि आप भी किसी भी टॉपिक पर बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, तो वो भी क्या होगी, आपके अंदर के गुणों को प्रकट करना। आप शिक्षा के माध्यम से अपनी जो एबिलिटीज होती हैं उनको बाहर लेकर आते हैं। एक जो टीचर होता है जो आपको शिक्षण दे रहे हैं, वो आपके अंदर के गुण निकालते हैं धीरे धीरे करके बाहर, तो शिक्षा के माध्यम से ये पॉसिबल है। हाँ मैम, और भी जो कुछ हाँ जी, जो प्लीज शिक्षा होता बताइए। है, हाँ, जो शिक्षा होता है वो व्यक्ति के में दृष्टिकोण पैदा करता है। वो किसी विषय को या किसी चीज को लेकर किस तरह से विचार रखता है अपना, उस विचार को कैसे अभिव्यक्त करता है, ये सारी चीज शिक्षा के द्वारा होता है। और शिक्षा जो होता है, कई ऐसी चीजें रहती है जो हमारे अंदर है, हमको खुद नहीं पता होता है, उसको उभारने का काम और उससे परिचित कराने का काम शिक्षा का ही होता है। दूसरा, शिक्षा जो होता है वो गुणात्मक होता है, क्योंकि वो गुण पर होता है और उसके लेवल को हम केवल अनुभव से माप सकते हैं, ना कि उसकी क्वांटिटी किलो या ग्राम से।
हम नहीं माप सकते। कुल मिला के अगर शिक्षा को बोला जाए, एक सार में बोला जाए, तो मैं सोचती हूँ शिक्षा व्यक्ति क्या है, दुनिया में केवल हाड़ मांस पैर हाथ लेकर पैदा होता है, लेकिन शिक्षा ही एक व्यक्ति को व्यक्तित्व प्रदान करता है और उसके पूरे जीवन निर्वाह में एक इंसान को इंसान की तरह जो एक व्यक्तित्व देता है, वो हाथ शिक्षा का ही होता है। मतलब पूरी व्यक्ति को एक जीने लायक बनाता है शिक्षा। ऐसा महसूस जी हो गया। बिल्कुल। अगर हम योग की भाषा में बोलें तो योग जी एक ऐसा मिलन है जिससे कभी वियोग ना हो, है ना। योग एक ऐसी शिक्षा है कि जब आप उसमें जुड़ जाते हैं तो यानी आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं, और जब आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो आपको फिर वियोग नहीं होता। ठीक है। योगा इज द यूनियन बाय द अचीविंग द स्टेट ऑफ द पर्सन नेवर गोज बैक टू स्टेट ऑफ डिसयूनियन। क्लियर। और हाँ नीरू जी, जी हाँ आप जी। सभी ने, नीरू जी ने बहुत अच्छा बोला है। और मैं जो नहीं थैंक यू बोल मैम। रहा, आज धर्मवीर सर आप कुछ बताएं। जी मैम। हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर आ रही है। आप बिजी तो नहीं है सर? नहीं 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 नहीं, मैं सुन रहा था सबका। जी ओके जी जी, बताइए। बस शिक्षा जो अपने अंदर जो क्वालिटी होती है उसको बाहर निकालना ही शिक्षण है। और लोगों को समझना भी शिक्षण एक तरह से है ना। लोगों को अगर हम कोई बात बताते हैं, ये भी देखना है कि सामने जो व्यक्ति बैठा है वो अच्छे से हमारी बातों को समझ पा रहा है कि नहीं, है ना। वो भी एक शिक्षण के अंतर्गत ही तो आता है ये सब चीज, नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम, थैंक यू। मैम जैसे योग की परिभाषा में कहें तो, या किसी भी परिभाषा में, किसी भी परिप्रेक्ष्य में करें, हम एजुकेशन के फील्ड में कहें या साइकोलॉजिकल फील्ड में कहें या योग में कहें, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। तो ये उत्कृष्ट मानव ही नहीं, जो भी आप जिस भी व्यक्तित्व को शिक्षित करते हैं, वह स्वयं अपने आप को ही नहीं, उसके साथ जो भी जुड़े हुए हैं या उससे जो भी संप्रेषण करता है वो भी शिक्षित होता है। यानी कि उसका जो प्रभाव है वो सिर्फ आपके अंदर ही नहीं समाहित रहता है, वह सबके अंदर चला जाता है स्वतः। तो शिक्षित, जैसे आप अभी डिफरेंट साइंटिस्ट मेरे मुंह से निकल जाता है ना, जैसे आपने टी.एन. गांधी जी या श्री कृष्ण जैसे गीता में, या टैगोर ने, अगर हम मूलभूत से कहें तो संपूर्ण विकास मानव जाति अगर बनी है तो वो शिक्षा के कारण ही है। अगर हम पशु से आज इस स्थिति में आए हैं, अगर हम विज्ञान को नहीं भी मानते हैं तो भी हम ऐसा समझ सकते हैं कि शिक्षा ही जो भी वर्तमान व्यवस्था है उसकी देन शिक्षा है, जिसका एक बहुत आरंभ से, चाहे वो आध्यात्मिक रहा हो या शारीरिक रहा हो या मानसिक रहा हो, किसी भी कारण से रहा, जो हम आज अचीव करे हैं किसी भी व्यक्ति क्षेत्र में, थोड़ा सा वर्ड में हम कह रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में, चाहे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कहे या अध्यात्म के क्षेत्र में कहे, तो यह संपूर्ण रूप से शिक्षा है। लेकिन जब हम योग में आते हैं मैम, तो योग में हम दो चीज़ों का बल देते हैं कि आप एक लक्ष्य को लेकर चलते हैं कि हाँ हम शिक्षित हो गए। इस चीज़ को हम आप जैसे हम अभी स्टार्टिंग में हमने कहा कि जन्म से हम लेके मृत्यु पर्यंत तक हम शिक्षित होते हैं। तो जन्मजात में हम जब हम व्याख्या करते हैं जन्मजात, इसका मतलब है कि हमारे पहले जो भी थे उसके सारे गुण हमारे पास जन्मजात में आ गए हैं, शायद हम ऐसा मान के चलते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। जो आप देवीय गुणों की बात कर रहे हैं, छुपे हुए गुणों की बात कर रहे हैं, तो जो आपने पहले से ही है इन्वॉल्व, संस्कार रूप में आपके अंदर है ऑलरेडी। तो जैसे प्रक्रिया चल रही है मैम, तो इसका मतलब है कि हम उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो जैसे अभी आपने मैम, हम अभी पहले डिस्कशन कर रहे थे कि हाँ नेगेटिव गुणों को और पॉजिटिव गुणों को, तो उन्नति अगर हमें लेना है तो वही पॉजिटिव गुण, पॉजिटिव शिक्षा, जिसका एक परिभाषा जितने भी क्लिष्ट व्यक्ति हैं, व्यक्ति विशेष है या व्यक्तित्व है, जिन्होंने गढ़ा है कि हाँ यह सही है, ना आपने ना हमने ना किसी ने, या शायद आपने या मैंने या किसी ने भी गढ़ा है कि हाँ यह उसके अनुभव में या शास्त्र के अनुसार या व्यवहार में उचित पाया है, उसको हमने गढ़ा है कि हाँ यह सही है। जैसे सत्य बोलना, जैसे नियम करना, तो वह व्यवहार किसी भी व्यक्ति में जन्मजात जरूर होता है,
हम उसको किसी तरीके से जब सिखाते हैं तो वो उभर के सामने आ जाता है। और जैसे अभी आपने कहा कि डांस स्कूल में जाता है तो कोई बच्चा बहुत हेजिटेट करता है, लेकिन जैसे ही वो जाता है तो कुछ ऐसा वातावरण हमें मिल जाता है। जैसे अभी हम इसी क्लास में संप्रेषण कर रहे हैं तो कुछ लोग जो शायद नहीं बोलते थे या बोलते थे तो वो हमें एक बिल्कुल। प्लेटफॉर्म दे देता है मैम, है ना। तो हम जो आपके चीज़ अंदर नहीं सारी चीजें हैं, लेकिन आपको बस हाँ मौका दिया गया है यहाँ पे कि आपको मौका ये दिया टॉपिक गया है, है। आपको बोलना है। हाँ मैम। हेलो तो मैम। मैम जैसे अभी ममता मैम ने जी। कहा ना, तो और हम्म जैसे भगवत गीता में हमारे कृष्ण जी कहते हैं, तो उसको हम्म अभी मेरे दिमाग में एक कनेक्शन आया। जैसे देखिए, हमारे कृष्ण हम्म जी कहते हैं कि अभी डेफिनेशन में उन्होंने कहा कि सर्वोच्च कोटि का हम्म जो भी गुण है वो शिक्षा है ना। हम्म तो अभी देखा जाए तो जितने भी हम योनि है, जितने भी प्राणी हैं, उनमें सर्वोच्च होता है मानव, क्योंकि मानव के या अंदर शिक्षा है, इसीलिए वो सर्वोच्च हम्म है, बाकी के हम्म अंदर नहीं होता। तो इसलिए जो सर्वश्रेष्ठ है उसके पीछे है शिक्षा, और शिक्षा है इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ। तो मतलब कहीं ना कहीं हम सर्वश्रेष्ठ इसीलिए हैं, शिक्षा के कारण। और अगर हम अपने बीच की बात कहें तो वो भी शिक्षा ही व्यक्ति को उठाता है, या फिर शिक्षा ही व्यक्ति को वो आप उठाता में है। गुणात्मक गुणात्मक हाँ जी। परिवर्तन लेकर आता है, आपके गुणों में हाँ वृद्धि करता है ना। हाँ आप जी, गुणों को गुणात्मक, हटा मुझे के शब्द नहीं मिल गुणों रहे की थे। वृद्धि, हाँ कोई बात हाँ जी, नहीं। हाँ जी। और जो भी ओके। परिवर्तन आ रहा है जो आपके शिक्षण के बाद, यानी शिक्षा ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। जो शिक्षण जी आपको जी। मिला, जो शिक्षा हाँ आपको मिली, उसके बाद जो आपका बिहेवियर चेंज हुआ, जो गुण आप में परिवर्तित हुए, तो वो आपकी लर्निंग है, उसको क्या बोलेंगे, सीखना। ठीक है। तो वो आपका लर्निंग से कनेक्ट हो गया वहां पे। अभी अच्छा, मुझे एक चीज, मैं एक टॉपिक बोल रही हूँ तो आप उस पे मुझे अपने थोड़े थोड़े व्यूज देना, और मैं नाम जिनका बोलूंगी वही बताएंगे, ठीक है। तो आप अपनी बारी का वेट करेंगे, ध्यान से सुनना है। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा टॉपिक है योग। तो योग की जो शिक्षा है, जो आप सभी योग के स्टूडेंट हैं, तो आधुनिक युग में उसका क्या महत्व है, पॉइंट्स बताने हैं मुझे, ठीक है। डिफाइन नहीं करना ज्यादा, हमें पॉइंट्स बताने हैं। ये हमारा सारा फर्स्ट यूनिट का है, ठीक है। सारा आप फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हो, आपकी फर्स्ट यूनिट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, सारी चीजें आपके मैम, शिक्षण से रिलेटेड। टॉपिक एक बार और बोलिए तो। हाँ, टॉपिक में फिर से बता रही हूँ कि जो योग शिक्षा है, जो योग की शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं, तो उसका जो आधुनिक युग में क्या महत्व है, अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको पॉइंट्स में बताना है। जैसे मैं एक पॉइंट आपको बता देती हूँ, या फिर पहले आपको सुनती हूँ फिर मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। चलिए, तो आपने सुना होगा योग शिक्षा का आधुनिक युग में क्या महत्व है। और बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। मैं कोई टेस्ट नहीं ले रही हूँ आप सभी का, आप सभी सीख रहे हैं, तो ये सोचकर चले, अगर आपको नहीं भी आता है तो आप दूसरे से सुनेंगे, शायद वापस से पॉइंट्स बन जाएंगे, तो आप बोल देना मुझे कि आप बाद में बताओगे, आप फिर मैं किसी और से पूछ लूंगी। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है ना, डरना नहीं है। सबसे पहले बताएंगी प्रिया जी। जी मैम। हाँ जी। आधुनिक युग में ना जो योग शिक्षा का क्या महत्व है, पॉइंट्स बताने हैं बस मुझे, कि आप क्या समझते हैं कि क्यों होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, ओवरऑल हेल्थ से मैं रिलेटेड, बाहर की चीजों से। आधुनिक में सबसे पहले तो अब हेल्थ के लिए सब दौड़ते हैं कि अब जी, जैसे पॉइंट में कोरोना बता आ देती हूँ, गया। आपको नाम बता देती हूँ, स्वास्थ्य का विकास है हम्म, ना, तो उसमें आप एड ऑन कर दीजिए चीजें। जैसे अभी कोरोना है तो सब लोग अभी योग के लिए दौड़ रहे हैं कि हम लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे तो हम शायद बीमार नहीं पड़ेंगे। तो जब अगर इस तरीके से हम आधुनिक क्षेत्र में देखते हैं तो सबसे बड़ा है तो हेल्थ पे ही आता है, सब हेल्थ के लिए जी, ही ठीक है प्रिया चिंतित जी, है। बहुत बढ़िया। आगे मैं दूसरा नाम लेती हूँ, ऐसे ही आप जो भी आपको समझ आए कुछ भी बता सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं घबराना। लोकेश्वरी यादव जी, आप भी कुछ बताएं, कोई एक पॉइंट या दो पॉइंट जो भी आपको समझ आए हो। बहुत कुछ हो सकता है ना, बताइए। जी मैम, अभी योग के लिए मैम हेल्थ पे ही सबसे हम्म ज्यादा है, हम्म बहुत ज्यादा भागम भाग वाला। अच्छा, अगर हम हेल्थ को देखें तो हम और भी आ सकते हैं ना, कि स्वास्थ्य हो गया, चलो स्वास्थ्य एक पहलू हो गया कि बीमारी है उससे ठीक होना है, लेकिन आप शारीरिक पहलू भी ले सकते हैं ना उसका, कि शारीरिक विकास, कि बच्चे को हम करा रहे हैं तो बच्चा तो बीमार नहीं है ना आधुनिक युग में, तो उसका शरीर का भी विकास हम कर सकते हैं ना, शरीर की वृद्धि, कि वो अच्छे से उसकी बॉडी ग्रोथ करे, एक उसी में आ जाएगा शारीरिक विकास। और बताओ आप। मैं बताऊं मैम,
अच्छा, यस सर प्लीज, हाँ बताइए। आजकल के जो स्टूडेंट जो भी है ना, उनकी स्ट्रेस को कम करने के लिए वो ना ध्यान वगैरह के माध्यम से, ये योग को मैंने योग के माध्यम से वो हाँ, अपने मन को शांत करते हैं, और ताकि उनकी जो जो मतलब जो पढ़ाई का ओवरलोड है हाँ उनके ऊपर ना, एक वो कम पड़ ज्यादा बिल्कुल। प्रेशर है। ठीक है। और अभी ठीक है धनवे सर, बहुत बढ़िया। अभी हैंड रेज किया है श्री रंगम माधवी जी ने, प्लीज बताइए आप। हाँ हाँ मैडम, ये जो है जैसे कि अभी धर्मवीर भैया ने भी बताया, तो शिक्षा के आधुनिक युग में शिक्षा जो है स्वास्थ्य मतलब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक जो है बच्चों के लिए, और जिनका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो उससे मानसिक स्वास्थ्य, और आध्यात्मिक जैसे हम अशांति को अनुभव किए हैं तो हम शांति को भी अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, ताकि जो है हम्म हमारा लाइफ जो है बैलेंस है, और ये सिर्फ और सिर्फ योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा ही संभव है। तो ये चीज जो है व्यक्ति आजकल अब समझने लगा है जब से कोरोना आया है। पहले जो है हम्म इस चीजों से दूर था, लेकिन आधुनिक युग में प्रकृति ने ये दिखा दिया है कि हमारे पुराने जमाने के ऋषि मुनि जो है, जो खान हम्म पान में ध्यान रखते थे, जो तीनों गुणों में बैलेंस रखते थे, वो चीज अब हम्म हमें जरूरी हो गया। तो ये अवेयरनेस लाता है योग। जी ठीक है, बहुत बढ़िया। एक पॉइंट यहाँ से निकला अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। अभी है अरुणा जी, प्लीज आप बताएं। जी मैडम, जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। हाँ, जैसे मैं माधवी मैडम ने भी बताया है ना, आ, हाँ बहुत से जी। बच्चे जो है अपने लाइफ स्टाइल को लेकर कंफ्यूजन हो जाते हैं। एक्चुअली में वो जल्दी से, मैं बहुत देखती हूँ कि वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते प्रॉपर वे में। अगर ले भी लिया तो हम्म अगर गलत हो गया तो उनके अंदर फिर गिल्टी फील हो जाती है कि अरे मैंने ये हम्म क्या डिसीजन ले लिया है। और वो कंफ्यूज रहते हैं कि मैं जो भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं है। इसीलिए हम्म जब हम योग करते हैं और इसमें हम जाते हैं तो वो फोकस्ड हो जाते हैं। फिर वो हम्म जब वो फोकस होते हैं तो जो भी वो डिसीजन लेंगे उनको फिर वो ये चीज विश्वास होने लगता है कि हाँ, मैंने जो भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही है। मतलब ये चीज उनके अंदर बढ़ जाती है कि वो डिसीजन मेकर में वो सही हो जाते हैं। अगर स्टूडेंट्स को ये बोला जाए कि आपको मतलब भौतिकता के साथ साथ अगर आध्यात्मिकता भी जैसे साथ में सम्मिलित हो जाए तो आपका लाइफ हम्म स्टाइल जो है आज के युग में स्मूथली होने लगता है। मतलब ऐसा, हम्म मतलब हेल्थ को लेकर या माइंड को लेकर या अपने इम्यूनिटी बढ़ाने को लेकर, जैसे अभी कोरोना है तो अब, या फिर शारीरिक विकास को भी ले लीजिए, या चाहे वो हम्म स्ट्रेस ही कम ना कर लो, क्योंकि हम्म लोगों के पास 24 घंटे ही है। 24 घंटे में उनको बहुत ज्यादा से ज्यादा काम करना होता है। उसके चलते उनके हम्म अंदर फिर बहुत सारा चीजें स्ट्रेस ऐसे आने लगता है। फिर वो हम्म कंफ्यूजन के कारण ये सब, इसलिए आज के डेट में योग बहुत जरूरी है। सभी को जरूरी है, चाहे वो कोई भी उम्र के लेवल में हो, चाहे वो कोई भी हो, जी सबको जरूरी है ठीक योग है। की माँ। गौरी यादव जी आप बताएंगी। थैंक यू। ये पॉइंट्स ना आपको जी याद मैम। रखने हैं, ये आपके टॉपिक का ही है, ठीक है, तो इसलिए अपने पॉइंट्स को अच्छे से माइंड में रखना है। जी बताएं गौरी जी। जी मैम, योग शिक्षा का जो आधुनिक समय में बहुत महत्व है मैम। एक्चुअल में ये हेल्थ हम्म से रिलेटेड भी है। इससे अपनी हम्म इम्यूनिटी बूस्ट होती है, मेंटल स्टेटस हम्म भी ऊपर उठता है। हम हम्म सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, जैसे कि अभी मैम ने कहा कि मतलब बच्चे बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, वो सही डिसीजन नहीं ले हम्म पाते हैं। तो हम्म योग और अध्यात्म के माध्यम से हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं कि हमारा मार्क्स ऐसा नहीं आया, ये नहीं आया। तो हमको हम्म एक पॉजिटिवनेस मिलता है योग के माध्यम से। हम आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, हमारी सोच जो है वो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण की हो जाती है। तो हम हमेशा ऊपर के लेवल का, एक उच्च स्तर का व्यक्ति बन जाते हैं, हमारी सोच भी उच्च हो जाती है। इस हम्म प्रकार योग की जो शिक्षा है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अभी के समय में। हम्म। और अभी नीलू जी। हाँ मैम। खुशबू जी ने बोला एक्टिव हो जाते हैं, ओके। जी बोलिए नीलू जी। हाँ मैम, मैंने ना पॉइंट। कुछ पॉइंट्स हम्म बनाए। मेरे घर में बिजली चली गई है। हम्म मैंने कुछ पॉइंट्स कोई बात बनाए नहीं, हैं। बताइए। जी, हम्म जैसे कि देखिए मैम, आज के समय में अगर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम्म
ऐसा नहीं है कि अभी के समय में योग जो है बहुत हाईलाइट हुआ है, नो डाउट। और अलग अलग व्यक्ति उसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे कि आधुनिक समय में सबसे पहले तो सब जैसे बता रहे हैं शारीरिक स्वास्थ्य एकदम सही है, सब कोई हाँ शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं। दूसरा, आजकल लोग इसको जीवन निर्वाह का एक उत्तम साधन भी मानते हैं, योग को। और अगला है ये है जैसे संतुलित दिनचर्या। अगर किसी को संतुलित दिनचर्या अपना रखना है तो उसके दिमाग में पहले योग ही आता है। योग मतलब सिस्टमेटिक। उसके बाद कुछ लोग इसको आध्यात्मिक विकास से लेते हैं, योग से जुड़ेंगे मतलब हमारा आध्यात्मिक विकास हो। और फिर है लोग इसको मानसिक शांति के लिए भी लेते हैं, योग मतलब मानसिक शांति, ये भी महत्व है आज के समय में। और मानसिक, और फिर इसमें आप एक और जोड़ सकते हैं भावनात्मक, हाँ भावनात्मक विकास। हाँ भावना जी, भावनात्मक विकास होगा, ठीक है। और नैतिक आचरण से भी हम योग को जोड़ सकते हैं आज के समय में। इसीलिए योग और ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है आजकल, इसलिए लोग अपने आप को योग की तरफ टर्न कर रहे हैं। और अगर आज के समय में मैं एक जो चीज ज्यादा देखती हूँ, अगर उसको लूं तो एक पॉइंट और आएगा, अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव है, उसका एक बहुत ही बेस्ट मंच है हमारा योग, जो लोगों को आपस में एक तरफ जोड़ता है। तो ये सारे मेरे बहुत विचार से बढ़िया, पॉइंट आपने है। जितने भी पॉइंट्स लिए हैं बहुत अमेजिंग है, और सारे ही आएंगे इसमें। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी। नेक्स्ट प्रिया जी, आप बता दीजिए, आपका हैंड रेज है। मैम एक अपना इसको अपने भोजन से भी ले सकते हैं, जैसे कि हम सात्विक, और जैसे बहुत लोग हैं जो तामसिक प्रवृत्ति से रहते हैं, जो खाना वही यूज खाना खाते हैं। तो अगर वो चाहते हैं अपनी अपने जीवन में अच्छा कुछ अच्छा सुधार के लिए, तो वो सात्विक की तरफ जा सकते हैं, राजसिक की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि एकदम से तो कोई सात्विक नहीं सात्विक होता। दृष्टिकोण की तरफ बढ़ने के लिए, राइट। हाँ, तो वो अपने एक तो ये अपने भोजन से चेंजेस आएंगे बॉडी में, इसको लेके एक योग से ये भी अपन भोजन से भी ले सकते हैं एक पॉइंट, कि कैसा भोजन खाएं तब अपन कैसे बिहेवियर अपना चेंज होगा उसमें। और ये जो आजकल जो जंक फूड वगैरह बहुत ज्यादा है, बच्चों में भी यही है कि ज्यादा यूज कर रहे हैं ये सब मैदा वगैरह का खाना। तो उनको भी हम ये सिखा सकते हैं कि हेल्थ, अगर तुम ये चीजें खाओगे जैसा हमारे योग में लिखा है, कि जैसे उसकी भाजी है, 5 प्रकार की साग है उसमें, तो ऐसा खाना खाने से आप हेल्दी भी रहोगे और मन में विचार भी अच्छे आएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट है, कौन आएंगे? वर्षा जी। वर्षा जी आप आइए। वर्षा जी बताएंगी शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हेल्पफुल है योग, कुछ पॉइंट्स। शिक्षा के अभी क्षेत्र में ओवरऑल था। शिक्षा में जैसे कुछ कि भी आप बताएं। जैसे मैम सब बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में, तो ये तो मैम हो गया कि इससे शरीर का सर्वांगीण विकास होता है, ये कहा जा सकता बहुत है बढ़िया। ना, कि हाँ, हर क्षेत्र में अगर हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट इससे हो रहा है, तो हर एक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास इससे हो रहा है। इससे शिक्षा हम लोग को क्या मिलती है कि जैसे सब बता रहे हैं कि बच्चे लोगों का जो है मानसिक स्तर इससे बढ़ता है, कि जो उन लोग की सोचने की शक्ति है, डेफिनेटली, ग्रेट। टैलेंट है, वो बढ़ता है, हम लोग पॉजिटिव वे पे जाते हैं। तो उन लोग का है जो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि उन लोग का जो लाइफस्टाइल है वो ही चेंज हो जाता है। बहुत बढ़िया बताया, बहुत बढ़िया, गुड। अभी नेक्स्ट है कल्याणी जी, आपने बताया क्या? अभी नहीं ना? नहीं बताई कल्याणी जी, मैं आपको तो मैं दूसरे सबके। हाँ नहीं, बोलिए। मेरी बात सुनिए। औद्योगिक क्षेत्र में बताइए, जैसे औद्योगिक क्षेत्र में कैसे काम आता है ना? अधिक मतलब उसका जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स कहेंगे हम, या फिर हम कहेंगे जो बिजनेस टाइप, अगर आप बिजनेस की साइड लेकर जाएंगे इसको, ठीक है, वर्क की तरफ लेकर हाँ, जाएंगे, वर्क बिजनेस का साइड में ऑर्गेनाइजेशन मैं जो बोलना होते हैं चाहती अभी। हूँ। हाँ, बिजनेस में जिन लोग बिजनेस में रहते हैं उन लोगों को स्ट्रेस ज्यादा बांटते हैं, क्योंकि उन लोगों को टेंशन में रहते हैं। तो टेंशन रिलीफ के लिए योगा का प्राणायाम बहुत काम आते हैं। तो आधुनिक समय में जो प्राणायाम ही ज्यादा मतलब दूसरे को बोलते हैं जो प्राणायाम करो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो इसको बोलने के लिए शिक्षण तो जरूरी है ना, कुछ सिखाओगे तो पहले हाँ, शिक्षण का मतलब आप सीधा सीधा बोल सकते हैं तनाव में कमी, और जो हाँ जो कर्मचारी होते हैं उनके स्वास्थ्य में विकास, है ना? विकास। ये आप लोग अगर कहते हैं। हाँ, बॉस ठीक रहेंगे तो आगे कर्मचारी लोग भी काम अच्छा से करेंगे व करवा पाएंगे। तो नहीं, इसीलिए ये कर्मचारी स्ट्रेस के कम लिए, होना चाहिए।
मतलब यस, वो बट अभी सब हम मिलाकर मैं जो बोलना चाहती हूँ, जो सबको ही करना है वही, मतलब योग प्रिया जी बस में 1 मेन मिनट तो और। ट्रेस कम होना। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बोला आपने, बिल्कुल सही। तो आज की क्लास हम इतने करने, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको साथ साथ इसलिए पूछ लिया था कि आपको हर एक चीज जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ, फिजिकली फिट रह सके, बिल्कुल। खुशबू जी ने बोला नहीं, लेकिन पूरा मैसेज में उन्होंने सब कुछ बताया है, बहुत बढ़िया। आपका नंबर नहीं आ पाया, लेकिन अच्छा लगा मुझे कि आप एक्टिव रहे। ठीक है, तो आप सभी मैसेज कीजिए कि आज जो भी टॉपिक हुआ है आपको समझ आया है, शिक्षण और आपका आज अधिगम था और टीचिंग था, यानी लर्निंग और टीचिंग, और कैसे योग शिक्षा महत्वपूर्ण है आधुनिक युग में। सभी मैसेज कर दीजिए प्लीज। सभी मैसेज करेंगे, समझ में आया इसे या नहीं आया, ठीक है। इसे अष्टांग योग से पूरा जोड़ सकते हैं, सारी चीज इससे रिलेट करके हम इससे भी निकाल सकते हैं कि जैसे कि यम है, नियम है, उसे हम मतलब कि आध्यात्मिक के साइड अपना लेके जा सकते हैं, शिक्षा के साइड पे। फिर उसके बाद आसन पे हम अपना हेल्थ वाइज पे हम विकास कर रहे हैं। फिर प्राणायाम पे हमारा मानसिक चिंता, तनाव, ये सारा चीज दूर हो रहा है। एंड प्रत्याहार पे हम आहार हम ठीक रखेंगे, जैसे कि तीनों गुण हमारे सही रहेंगे, तो उससे हम मतलब क्राइम के साइड में नहीं जाएंगे, ये वाला आ जाएगा। और फिर धारणा देखिए इसमें क्या होगा ना प्रेरणा जी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि जो योग शिक्षा का, तो हम यहाँ पे ना मेन टॉपिक, जैसे हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो हम स्वास्थ्य के अंदर हम इन चीजों को ले लेंगे, ठीक है। हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम ग्रोथ को कवर कर लेंगे। मानसिक स्वास्थ्य की बात करेंगे तो वहां पे तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन वहां पे कवर होगा, ठीक है। तो हमें उसको मतलब हमें मेन हेडिंग्स लेनी है। अगर मैं इसमें अगर सोचो आपके एग्जाम में ये बहुत मतलब 20 मार्क्स का आता है, तो तब आप इन चीजों को उसमें अंदर डालना। क्लियर? बाकी पॉइंट्स आप सभी के ठीक है, बहुत बढ़िया आपने मैम इन विद्यामन जी पॉइंट्स में शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक, भावनात्मक, व्यवसायिक सभी आएगा ना? जी बिल्कुल, ये अलग अलग पॉइंट्स बनेंगे ये सभी, ठीक है। अच्छा, मुझे आपको एक होमवर्क देना है कल के लिए, कल के लिए नहीं, मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके लिए। आप सभी लिख कर आएंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम में डिस्कशन किया था, एक योग जो गुरु हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, आपको अपने पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। ये आपका सिलेबस में ही है। सभी ने नोट डाउन कर लिया? यस मैम। मैम हाँ, ओके, मैम इसमें एक ठीक चीज है ऐड करना चाह रही हूँ मैं। जी, प्लीज। मैम जैसे हम अगर स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए योग को, तो शारीरिक, उसके बाद आप अपना मानसिक, उसके बाद हम आध्यात्मिक, जिससे नैतिकता, चरित्र का निर्माण और सामाजिक, इसके साथ साथ में पारिवारिक भी मैम। बिल्कुल, आप ये सभी ऐड है कर ना, सकते हैं, ये बिल्कुल। वर्ड भी इसीलिए पारिवारिक मैं आपसे भी सुनना चाह रही हूँ। हाँ, चाहूँ तो मैं भी आपको ये चीजें बता सकती थी कि इसमें पारिवारिक जैसे आएगा, कॉर्पोरेट बट में तो अगर ठीक आप है मैम, आर्थिक तो हमने वर्तमान की देन है, आर्थिक समृद्धि, इससे हमने जोड़ा हाँ, आर्थिक को, ये अभी क्योंकि हम आज हम वर्तमान समय का आधुनिक की बात हाँ कर रहे समय की हैं। डिमांड है आज, वो अलग बात है। बट अगर हम गुण में अपने, क्योंकि हम भारतीय हैं तो हमको उस एंगल से सोचना ही चाहिए, है ना मैम। तो हाँ बिल्कुल, लेकिन आप इसमें उसको भी रोजगार हम के स्तर पर भी डालेंगे, हाँ और आप हाँ जितनी गुणात्मक परिवर्तन है जैसे भावनात्मक, ये सब भी आप इसमें इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी मैं बोलूंगी शांति पाठ कराने के लिए। कौन मैम एक बार कराएगा? फिर से बता दीजिए मैम। मैम मैं कराऊं? हाँ जी, हाँ जी, आप ही कराना, मैम जिन्होंने इसको भी बोला है। नोट्स भी बनाने 1 मिनट, पड़ेंगे क्या? नोट्स बनाने पड़ेंगे, और मैंने जो भी आपको पढ़ाया है वो साथ साथ नोट डाउन कीजिए। अब मैं क्या होगा, मैं बुक्स भेजने वाली हूँ अभी आपको, नहीं, ठीक तो है। जो आपने पढ़ाया मतलब जैसे टॉपिक वाइज बनानी है या क्वेश्चन बेस पे बनाना है नोट्स जो बनाएंगे? नहीं, टॉपिक वाइज बनाना है, जैसे आपको लर्निंग के बारे में कि कौन कौन से साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या कहा, उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, ठीक है। अभी मैं आपको जी बुक्स भेज दूंगी जी पीडीएफ, तो आप उनको रीड करना और अपने नोट्स प्रिपेयर करो, मैं चेक करूंगी बीच में, ठीक है। कभी भी मैं जी चेक करूंगी, जी क्योंकि मैम। टाइम कम है। मुझे बस ये कहना है आपसे, आप अपनी तरफ से कोई लूज पॉइंट मत देना कि आपका 30 मार्क्स से कहीं से भी लेस हो। आप अपना बेस्ट देना, मैं बिल्कुल कोई आप पे प्रेशर नहीं डाल रही हूँ, बट हाँ, जो चीज बोली है वो आपको भेज दीजिएगा। क्या भेजना है?
पीडीएफ भेज हाँ दीजिएगा हाँ जो बिल्कुल टॉपिक है मैं उसका। अभी क्लास के हाँ बाद ही मैडम, में भेज थर्ड दूंगी। एवं फोर्थ सेमेस्टर में सबको ओके 30/30 दीजिएगा ताकि सब लोगों का परसेंटेज हाई चले जाए। अभी देख लो आप लोगों के ऊपर वो प्रेरणा जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। मैम आप प्रेजेंट्स लेंगी क्या, प्रेजेंट लगाएंगे?